कहता है विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। सवाल यह है कि कहता है कि विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। आप सबको बच्चों ये बात याद है कि रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं दोज रिएक्शंस इन विच रिडक्शन, यानी those reactions in which reduction and oxidation takes place simultaneously। याद है, those reactions in which reduction and oxidation take place simultaneously। अब ये बात आपको रिकॉल में बताई गई थी कि जब दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन इकट्ठे हो रही हो उसको रिडॉक्स कहते हैं। इधर हमने एक बात पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि देखिए वैसे तो आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाले टेक्निक सारे मैंने बताए थे, लेकिन इसमें आपको एक बात फैक्ट याद है कि ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, यानी जहां भी कोई एसिड किसी एल्कली या बेस से रिएक्ट करेगा, ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर नॉन रिडॉक्स। याद है ये बात मैंने प्रूफ के साथ आपको एक्सप्लेन की थी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में ना तो रिडक्शन हो रही होती है ना ऑक्सीडेशन हो रही होती है। तो ये बात याद रखिए कि विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप देखिए अगर जरा गौर से ए ऑप्शन में, तो इसमें कहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है वो हो रही है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं इसमें। देखिए एक तो मुझे वैसे नजर आ रहा है कि ये मैग्नीशियम कार्बोनेट विद एसिड। अब आपको पता है कि ये ऑल कार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर, HCl इज एसिड। तो ये तो एसिड बेस रिएक्शन है जिसमें सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये रिएक्शन तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की मिसाल है। तो इस ऑप्शन को तो मैंने वैसे ही देखिए रिजेक्ट कर दिया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो होते हैं ये रीडॉक्स की एग्जाम्पल नहीं होते। तो डी ऑप्शन तो आप इधर से वैसे ही कैंसिल कर दो कि डी को तो हमें अब देखना भी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है विच इज नॉन रीडॉक्स। अब जरा देखिए कि इसमें चलते हैं जरा, ए से सी की तरफ चले आते हैं। डी पे वैसे मेरी पहले नजर पड़ गई थी कि यार न्यूट्रलाइजेशन है तो इसलिए ये नहीं हो सकता। अब देखो इसमें अगर आप गौर करो तो सिल्वर का चार्ज, याद है चार्ज वाले मेथड से मैंने बताया था, नाइट्रेट का 1 - है, Na का 1 है, Cl का 1 है, Ag इज 1, Cl इज 1, Na इज 1, NO3 इज 1। चार्जेस के तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो देखिए आपने पढ़ा था ना डोर के वर्ड से कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। तो अब मुझे एक बात बताओ, सिल्वर इधर भी 1 है, सिल्वर इधर भी 1 है, कोई चेंज नहीं आया। नाइट्रेट यहां भी 1 है, नाइट्रेट इधर भी 1 है, कोई चेंज नहीं आ रहा। Na इधर भी 1 है, यहां भी 1 है, Cl इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। तो देखिए इस रिएक्शन में भी नीदर रिडक्शन, कोई चेंज ही नहीं हो रहा, यानी चार्जेस में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है नीदर रिडक्शन नॉर ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। तो नीदर रिडक्शन नॉर ऑक्सीडेशन, तो ये ऑप्शन ए भी गया। तो चार्जेस में अगर कोई चेंजिंग नहीं आ रही तो इसका मतलब है ये नॉन रीडॉक्स है। बी में देखिए अब देखो अगर आप देख रहे हो कि बी ऑप्शन में ये PCl5 है, तो ये जो Cl के नीचे 5 है ये बेसिकली P से ही उठकर नहीं आया। तो देखिए ये P इधर 5 पॉजिटिव होगा और Cl 1 होगा। इसी तरह H2O में भी आप गौर करें अगर, तो आप इसमें देख रहे हो कि जी आपके पास जो है इधर चार्जेस, फॉस्फोरस का इधर भी वही था। थोड़ी सी वर्किंग जरा लंबी होगी, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि H1 है, इसका 2 ही है। यहाँ पे H1 है, फॉस्फोरस का PO4 3 है, H1 है, Cl 1 है। जरा देखिए P इधर भी 5 है, लेकिन फिर H3PO4 में अगर खाली P का चार्ज ढूंढना हो, तो मैंने आपको क्या बताया था कि H3PO4 में किसी कंपाउंड में चार्ज ढूंढना सिखाया था ना। कंपाउंड का ओवरऑल चार्ज 0 कर दो, हाइड्रोजन का तो 1 है, फॉस्फोरस का X मान लेते हैं और ऑक्सीजन का 2 है। तो जरा देखिए 1 + 3 बिकम्स 3। तो ये आ जाएगा 1 × 3 प्लस, अब फॉस्फोरस का X × 1। जरा वैसे क्विकली चेक कर लेते हैं कि इस फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस का चार्ज कितना है, और ऑक्सीजन का तो 2 है, तो -2 × 4 = 0। तो ये आएगा 3 + X + -8 = 0। तो ये 3 + X - 8 = 0।
x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 प्लस। तो आप ये निकाल के भी देख लो, तो मुझे चलो ये याद था तो मैंने इसीलिए इसको 5 प्लस लिख दिया था इसे। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि देखो फॉस्फोरस इधर भी 5 प्लस, इधर भी फॉस्फोरस 5 प्लस, कोई चेंज नहीं आ रहा। Cl इधर भी 1 माइनस, Cl इधर भी 1 माइनस, H इधर भी 1 प्लस, इधर भी 1 प्लस, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 माइनस और ऑक्सीजन इधर भी 2 माइनस। ये तो मैंने पूरे उस फॉस्फोरस का लिखा था ना, फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फेट आयन का 3 माइनस। बट एक्चुअली तो अगर अलग अलग आप देखें तो फॉस्फोरस का 5 प्लस है और ऑक्सीजन का 2 माइनस है। ठीक है, तभी तो ओवरऑल इसका 3 माइनस बनता है, 5 प्लस और 2 माइनस का ओवरऑल 3 माइनस बनता है। तो अब ये सोचो कि बी ऑप्शन में भी कोई चार्जेस में चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये भी नीदर रिडक्शन नॉर ऑक्सीडेशन है। तो ए बी और डी तो नहीं है, तो आंसर तो सी ही है। लेकिन कंफर्म भी करते हैं, आपको याद है अकेला मेटल का चार्ज हम 0 लिया करते हैं। ये देखो समझाने में टाइम लगता है, जब खुद करोगे बातें याद रहेंगी समझकर, बहुत प्रैक्टिस इसकी की हुई है तो फिर आपको ये खुद बहुत क्लियर हो जाएगा। तो अकेला मेटल याद है, अकेला एलिमेंट कोई भी होता है तो उसका चार्ज हम 0 लेते हैं। अब इधर से हाइड्रोजन का वाटर में 1 प्लस है, ऑक्सीजन का 2 माइनस है। अब इधर देखिए यहाँ पे Fe3O4 है। अब ये सोचो कि ये 4 उठ के इधर से आया है, तो इसका मतलब है कि ये Fe का 4 होगा, 4 प्लस, और ये 3 उठ के मिसाल इधर से आया तो इसको हम 3 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, वरना आपको ढूंढ कर भी प्रॉपरली देख सकते हो। और H2 गैस है अकेला, इसका 0 होगा। तो देखो आयरन 0 से 4 प्लस इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। और यहां से ऑक्सीजन का देखिए 2 माइनस से 0 पे आ रहा है, या हाइड्रोजन का इधर, सॉरी हाइड्रोजन का इधर आ रहा है 1 प्लस से 0 पे। ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन होता है। तो इसका मतलब है आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन बनता है। तो 16th का सी ऑप्शन देखिए आपको सामने क्लियरली नजर आ रहा है कि इसका रिडॉक्स की एग्जांपल इस 16th के सी में हो रही है। अब वो कहता है द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड कॉपर टू ऑक्साइड इज शोन। अब देखो एक एल्यूमिनियम और कॉपर टू ऑक्साइड के दरमियान रिएक्शन है, हमें नहीं जानना कि ये क्या हो रहा है। तो ये वही मोर रिएक्टिव मेटल, याद है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स बाय मोर रिएक्टिव मेटल्स। ये हमने एक रिएक्शन पढ़ा था मेटल नॉन मेटल्स में। तो देखो ना सीरीज में किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, केयरलेस जीलस फिशरमैन टू सेल प्लेस हेडॉक एंड कॉर्ड फॉर मेनली सिल्वर एंड गोल्ड। तो इसका मतलब है एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव। तो ये वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रहा है। तो अब वो कहता है कि विच स्टेटमेंट्स अबाउट दिस इक्वेशन आर करेक्ट। देखो हम चलो अब इसने इधर इसने बात की है ना ऑक्सीडेशन नंबर्स की सारी तरफ, तो हम जरा इसमें अपने लिए पहले वो बनाते हैं कि एल्यूमिनियम अकेला मेटल है तो ये 0 होगा, और कॉपर टू ऑक्साइड में कॉपर का 2 प्लस है और ऑक्साइड का 2 माइनस है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम का 3 प्लस होता है, ऑक्साइड का 2 माइनस। बेसिकली ये 3 उठकर तो एल्यूमिनियम का क्रॉस बेस हुआ था ना, और ये 2 उठ के ऑक्सीजन से आ रहा था, और अकेला कॉपर का चार्ज 0 होता है। तो अब जब ये बात आप लिख लोगे, आप व्हिच स्टेटमेंट्स दिस अबाउट दिस इक्वेशन आर करेक्ट। तो अब देखिए आप इसमें पहला बोलोगे द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेंट इज +2। एल्यूमिनियम रिएक्टेंट की बात कर रहा है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज को कहते हैं ऑफ द एल्यूमिनियम जो रिएक्टेंट साइड पे है, कहता है वो 2 + 2 है। तो क्या रिएक्टेंट साइड पे, अब देखो ना एरो के इस तरफ रिएक्टेंट्स होते हैं और इस तरफ प्रोडक्ट्स होते हैं। तो एल्यूमिनियम जो रिएक्टेंट वाला है वो ये वाला है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अकेला मेटल का चार्ज तो 0 होता है, वो कह रहे हैं +2। तो ये 1 वाली स्टेटमेंट तो गलत। ठीक है, तो दिस 1 वाली स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आई एम गोइंग टू कट इट लाइक दिस। बी में सेकंड स्टेटमेंट में कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इन द प्रोडक्ट इज 6+। तो देखिए प्रोडक्ट वाली साइड पे तो 6+ नहीं है, प्रोडक्ट वाली साइड पे, अब ये प्रोडक्ट वाली साइड है, इसके एल्यूमिनियम का चार्ज तो 3+ है, 6+ तो नहीं है। 2 वाली स्टेटमेंट गलत। अब कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इन द रिएक्टेंट इज +2। तो रिएक्टेंट वाली साइड पे +2 कॉपर है, तो इसका मतलब है कि ये +2 कॉपर, ये तो बात सही कर रहा है कि रिएक्टेंट वाली साइड पे कॉपर 2+ है,
और फिर देखिए कि यहाँ पर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कॉपर इन द प्रोडक्ट इज 0। तो प्रोडक्ट साइड पे जो कॉपर है उसका जो चार्ज होगा वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये तो 3 और 4 वाली बात दुरुस्त है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो 17th का सी, दैट मीन्स के ये आपके पास ऐसे करके यूं आ जाएगा। तो 17th का सी बनता है ये ऐसे। अब जरा देखिए इसी में जब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, तो देखिए कहता है व्हाट इज द कलर ऑफ थाइमोफ्थिलीन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने आपको बच्चों एक इसमें वर्ड बताया था TCCB, कि टी फॉर थाइमोफ्थिलीन। जब आप थाइमोफ्थिलीन के कलर्स को याद करते हो, थ्योरी सेक्शन में हमने पढ़ा था कि देखिए ये एसिडिक मीडियम में ये न्यूट्रल मीडियम होता है, और ये आपके पास एल्कलाइन या बेसिक मीडियम होता है। तो आप जब थाइमोफ्थिलीन को किसी एसिडिक सोल्यूशन में डालते हो तो वो कलरलेस होता है, शो करता है अपना आप। न्यूट्रल सोल्यूशन में भी कलरलेस शो करता है, और एल्कलाइन में वो हमेशा अपना आप ब्लू शो करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर देखें कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या चीज है। देखिए हमें पता है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एक एसिड है। तो थाइमोफ्थिलीन एसिडिक सॉल्यूशंस में अपना क्या कलर दिखाता है, ये सी फॉर कलरलेस। मैंने क्या बताया था कि इट इज कलरलेस, फिर न्यूट्रल में भी इट शोज कलरलेस, एंड इन बेसिक मीडियम्स इट शोज ब्लू। तो अगर वो कह रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ थाइमोफ्थिलीन इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एसिडिक मीडियम्स में थाइमोफ्थिलीन शोज कलरलेस। तो कलरलेस किस ऑप्शन में हुआ है, ये आपके पास डी ऑप्शन आ रहा है ऐसे करके। तो ये सारे वो इंडिकेटर्स का जो कलर ऐड हुआ था, थ्योरी सेक्शन में भी ये सवाल काफी बार रिपीट हुआ हुआ है। तो 18th का आपका डी ऑप्शन आंसर बनता है, बिल्कुल सही, 18th का डी ऑप्शन। Which equation represents the reduction of a compound found in hematite in the blast furnace? देखो बच्चों, आपको ब्लास्ट फर्नेस की जो रिएक्शंस का एक क्विक सा रिकॉल दे देता हूं कि आपने ब्लास्ट फर्नेस में पढ़ा था कि हमने ये जो सारी आयरन की प्रोडक्शन थी। अब देखिए आप लोगों ने मालूम है, पढ़ा हुआ है कि दी ओर फ्रॉम विच आयरन इज एक्सट्रैक्टेड दैट इज कॉल्ड हीमेटाइट। अब हीमेटाइट जो है, याद है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, जस्ट गिविंग यू अ रिकॉल, इट्स अ मिक्सचर ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि ये मिक्सचर ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड यानी Fe2O3 एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बेसिकली सिलिकॉन 4 ऑक्साइड इम्प्योरिटीज, इन दोनों के मिक्सचर को हम हीमेटाइट बोलते थे। तो ब्लास्ट फर्नेस में एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन हुआ करती है। जरा मैं वैसे रिकॉल आपको दे रहा हूं। अब सबसे पहले आपको याद है कि आप ब्लास्ट फर्नेस में कौन से 3 मटेरियल्स डालते थे। एक आप डालते थे कोक, एक आप डालते थे हीमेटाइट की ओर, ये जिसमें मिक्सचर ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड एंड सिलिकॉन 4 ऑक्साइड है, और तीसरा एक रॉ मटेरियल डालते थे लाइमस्टोन, एक और बड़ा काम की चीज प्रोड्यूस करने के लिए। सबसे पहले कोक क्या करती थी कि कोक इज रेड हॉट कार्बन, ये जो कोयले के अंगारे होते हैं, ये उस प्री हीटेड एयर के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते थे। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस थी, ये आकर मजीद कोक से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती थी। अब ये बड़े काम की चीज होती है ब्लास्ट फर्नेस में, असली काम इसी का है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड आकर, अब देखो जरा मैं रिकॉल्स दे रहा हूं, यही कार्बन मोनोऑक्साइड आकर हीमेटाइट में मौजूद ये जो Fe2O3 है, अब देखो ये वही डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोर रिएक्टिव है आयरन से, तो वो आकर आयरन को किक आउट कर लेता है। ठीक है, तो आयरन एज अ लिक्विड पिघल के नीचे कलेक्ट हो जाता है, और प्लस कार्बन मोनो जब आयरन को हटाकर इसका ऑक्सीजन छीन लेगा तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो आयरन तो यहां पर एक्सट्रैक्ट हो गया। तो असल चीज जो आयरन की एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस था वो ये रिएक्शन थर्ड था, कि कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 से रिएक्ट करके आयरन को पिघला के निकाल लेते थे। ठीक है, तो अब जरा देखो इसमें वो कहता है कि विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिडक्शन ऑफ अ कंपाउंड फाउंड इन हेमेटाइट। तो हेमेटाइट में आयरन 3 ऑक्साइड कैसे वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो ये वाला रिएक्शन था जिसमें Fe2O3 बेसिकली जाकर कार्बन मोनोऑक्साइड
Fe2O3 में से आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तो ये तो वही थर्ड वाला रिएक्शन आपके सामने डी ऑप्शन में ऐसे आ गया। अब देखो ये सी क्यों गलत है, क्योंकि इसमें FeO है। हीमेटाइट में आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 उसके साथ कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस रिएक्ट करती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपके पास 26 का डी। अगेन यू जस्ट हैड टू रिमेंबर द रिएक्शंस जो उसमें थे। 26 का डी ऑप्शन ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कि द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड with acidified potassium dichromate 6 is shown। कहते हैं देखिए ये इक्वेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट शो की गई है। तो ये आपको दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, ये डाइक्रोमेट का रेडिकल है और ये हाइड्रोजन की आयंस हैं, और ये सल्फेट का वो बन रहा है, ये क्रोमियम आयंस हैं और ये H2O है। अब देखो ये क्वेश्चन ना आपको रिडॉक्स रिएक्शन की एक मिसाल याद करवा रहा है पूरी। कहता है व्हाट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इस चैप्टर को भी आपको याद है, ये बहुत एक इजीएस्ट चैप्टर्स में से एक हमने पढ़ा था। तो इसमें आपको सिर्फ एक काम ये करना है कि देखिए अब चार्जेस चूंकि इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, तो चार्जेस जब इन्वॉल्व हों तो हम थ्रू द चार्जेस, याद है मैंने आपको इसका बेस्ट तरीका बताया था कि आप थ्रू द चार्जेस, कि जहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करे वो चीज विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, और जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करे तो डोर से याद किया था हमने कि वो फिर इसका मतलब है इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। और आपको वो टेक्निक याद है कि जो प्रोसेस उसके साथ हो रहा होगा एजेंसी उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगी। वो याद है, ये टेक्निक इस चैप्टर में हमने पढ़ी थी। तो अब जरा गौर करो, कहता है व्हाट इज ऑक्सीडाइज्ड, व्हाट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस पूरे केस में। अब देखिए उसके लिए बेस्ट तरीका ये कि हम सल्फर डाइऑक्साइड से शुरू करते हैं क्विकली। अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड एक न्यूट्रल कंपाउंड है ना, तो इसमें सल्फर का, अब SO2 के अंदर देखिए SO2 में आपको ऑक्सीजन का तो चार्ज पता है कि ऑक्सीजन का चार्ज तो 2- होता है, लेकिन क्या हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पता लग सकता है? वो तो ऐसे नहीं पता लगेगा। तो आपको ये देखना चाहिए, इसका टेक्निक याद है कि अगर आपने SO2 के अंदर इस सल्फर का चार्ज देखना हो तो लेट्स कॉल दैट सल्फर का चार्ज x एंड ऑक्सीजन का चार्ज एज -2। और चूंकि ये कंपाउंड है, देखो SO2 एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तो किसी भी कंपाउंड का ओवरऑल चार्ज हमेशा कितना लिखा करते हैं, उसको 0 लेते हैं। ओवरऑल चार्ज इसका 0 लेंगे। तो अब जरा गौर कीजिए कि देखिए x इंटू कितना आ रहा है, ये सल्फर का 1 है तो x इंटू 1 प्लस, और ये -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये x प्लस ये आ रहा है -4 इज इक्वल टू 0। x प्लस इंटू माइनस इज अ -4 इक्वल टू 0 एंड x वुड बी -4, उधर जाएगा तो देखिए ये 4 प्लस या +4 ऐसे करके आ रहा है। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में जरा गौर से देखिए कि सल्फर का चार्ज जो है वो 4+ आ रहा है। ठीक है जी, सल्फर का चार्ज इज 4+ एंड ऑक्सीजन का चार्ज जो है दैट इज 2-। अब इसी तरह आप ये देखो कि यहाँ जो सल्फेट आयन बनी, देखिए हमें इसमें देखना है ना कि सल्फर के चार्ज में इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है। तो अब सल्फेट आयन जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये चूंकि सल्फेट आयन है ना, तो इसका ओवरऑल चार्ज जो होगा, जरा देखिए सल्फेट आयन का SO4 ओवरऑल चार्ज इसका 2 नेगेटिव है, तो मैं इसे -2 के इक्वेट करूंगा। याद है ये इस चैप्टर में हमने तरीका सीखा था कि हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड एंड इन अ रेडिकल। ये सारी ये देखो कट कॉपी मैंने कहा ना, असल में देखिए नोट्स बने जो है वो इन्हीं पास पेपरों से रिवर्स करके एक एक चीज उसमें डाली गई है ताकि फिर आप उसको रिवाइज करें और वो हो। तो सल्फेट SO4 2- है, तो हम इस -2 को इक्वेट टू -2 करेंगे। अब ये x आ रहा है और ये 2- आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये x इंटू 1 आ गया।
और प्लस ये आएगा -2 × 4, और ये इक्वल टू के कितने के इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल टू -2 आएगा। तो अब ये x प्लस -8 इज इक्वल टू -2। देखिए ऑक्सीजन का तो कंफर्म हमेशा -2 ही होता है, तो मैंने इसको -2 इंटू, चूंकि 4 एटम्स हैं तो -2 × 4 लिख दिया, और सल्फर का x इंटू एक ही एटम था तो ये x इंटू 1 प्लस -2 × 4, ये ऐसे आ जाएगा। तो अब इसको फर्दर अगर हम लेकर जाएं तो ये x -8 इज इक्वल टू -2 एंड x वुड बी -2 + 8, तो x वुड बी 6 पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि ये x आपके पास कितना आ जाएगा, दिस वुड बी 6 पॉजिटिव लाइक दिस। अब गौर कीजिए कि सल्फर का चार्ज इस SO4 सल्फेट आयन में, देखिए सल्फेट आयन में सल्फर का चार्ज जो है दैट इज 6+, और या अब जरा गौर से देखो SO2 के अंदर सल्फर का चार्ज वाज 4+। सल्फेट आयन जो ये प्रोडक्ट देखो ना, एरो के पार प्रोडक्ट्स हैं, तो सल्फर का चार्ज 4+ से इंक्रीज करके 6+ पे चला गया। मुझे ये बताइए बच्चों कि सल्फर का चार्ज अगर 4+ से इंक्रीज करके 6+ पे जा रहा है, ठीक है, जैसे हमने ये साइड पे देखो इधर फाइंड आउट किया, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मींस द सब्सटेंस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। याद है डोर की वर्ड से याद रखा था ना, डी फॉर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज आर फॉर रिडक्शन। तो जब डिक्रीज आता है इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको यूं याद रखा था, डिक्रीज इन ओ फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर यानी चार्ज, तो दैट इज कॉल्ड आर। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज एक्चुअली रिडक्शन, ठीक है। तो अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन होता है तो फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसका मतलब है कि देखो ये पूरा सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें सल्फर का चार्ज 4+ था, फिर जब ये सल्फेट बना रिएक्शन में तो उसका चार्ज 6+ हो गया, जो हमने इस वर्किंग से फाइंड आउट किया। तो फिर सल्फर, इस पूरे सल्फर डाइऑक्साइड को क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन का चार्ज तो यहाँ भी 2- है, यहाँ भी 2- है, लेकिन हम ढूंढ सल्फर की तरफ से रहे। तो जब सल्फर का चार्ज 4+ से इंक्रीज करके 6+ पे चला गया, तो सल्फर का चार्ज में इंक्रीज आ रहा है ना। तो जब किसी चीज के चार्ज में इंक्रीज आता है, इसका मतलब है इस रिएक्शन में SO2, देखिए मैं बोलूंगा SO2 इज अंडरगोइंग व्हिच प्रोसेस, सल्फर डाइऑक्साइड इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसके चार्ज में इंक्रीज आ रहा है। तो देखो हमने ढूंढा सल्फर के रेफरेंस से है, बट पूरा सल्फर डाइऑक्साइड ही क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा अब सवाल यह है कि देखो कि सल्फर डाइऑक्साइड इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ठीक है, इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, और इन अदर वर्ड्स SO2 is being SO2 is being oxidized, तो SO2 is being oxidized। तो अब मुझे एक बात बताओ कि SO2 अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो अब जरा गौर कीजिए कि हमने पढ़ा था कि जो चीज अंडरगो करती है ऑक्सीडेशन या इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज, तो मुझे बताएं वो होगा कैसा एजेंट। याद है एजेंसी उसकी ऑपोजिट होगी, तो इसी रिएक्शन में SO2 इज एक्टिंग एज SO2 is acting as a reducing agent। याद है मैंने ये पूरे चैप्टर में आपको ये बड़ी इजीली बात समझाई थी कि देखिए इसमें शॉर्टकट फॉर पास्ट पेपर्स के लिए एक आसानी ये थी कि जो प्रोसेस हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड अगर अंडरगो ऑक्सीडेशन कर रहा है यानी इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ये तो एक ही बात है, जिस चीज के साथ देखें ना ऑक्सीडेशन होगी वो ऑक्सीडाइज ही हो रहा होगा। तो अगर प्रोसेस इसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एजेंसी ये उसके ऑपोजिट होगी, यानी प्रोसेस का ऑपोजिट एजेंट होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्योंकि देखें ये वो एजेंट है जो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। याद है प्रॉपर डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। तो अब जरा गौर कीजिए कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो यही जवाब मिल गया कि देखिए ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, SO2 ही ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज SO2 यानी C और D तो गया,
सी डी ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे। अब चलो पहले आंसर ढूंढता हूं, फिर मैं इसमें ये Cr2O7 की तरफ भी आ जाता हूं, ताकि चलें फुल रिकॉल इसमें भी मिल जाए। और गौर कीजिए कि SO2 एक्ट करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है जी। तो अगर SO2 जो है वो एज रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव कर रहा है, तो हमें अब इधर थोड़ा सा ब्रेक मारनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो अब जरा मुझे एक बात ये बताइए कि इसमें हम लोग क्या करेंगे जी। अब जरा ये देखने वाली चीज है। तो गौर करो बच्चों, अब जरा आते हैं जी कि इसमें ना, अब हमें ऑप्शन ए या बी तो ऐसे मिल गया, लेकिन अब हमने करना यह है कि आपको ये दिया हुआ है Cr2O7 2 माइनस। तो गौर कीजिए, अब इस Cr2O7 2 माइनस और इस क्रोमियम 3+, लेट सी कि अब इस सब्सटेंस के साथ क्या हो रहा है। देखिए बच्चों, मुझे बताओ, क्रोमियम का ये जो डाइक्रोमेट का रेडिकल है, इसमें क्रोमियम का चार्ज कितना होगा? ऑक्सीजन का तो हमें पता है। देखो ये 2 माइनस तो इस पूरे का ओवरऑल चार्ज है ना। Cr2O7 का ये 2 माइनस तो पूरा ओवरऑल चार्ज है, लेकिन इंडिविजुअली ऑक्सीजन का भी इसमें 2 माइनस है, क्रोमियम का हमें नहीं पता, तो उसको एक्स मान लेते हैं। तो मैं यहां आ जाता हूं जरा कि Cr2O7 का ओवरऑल चार्ज 2 माइनस है ना, तो इसको -2 के इक्वेट किया, क्रोमियम का ढूंढ लेते हैं एक्स, और ऑक्सीजन का तो हमें पता है 2 माइनस ही है। तो अब देखो एक्स इंटू द नंबर ऑफ एटम्स, तो ये आ जाएगा एक्स इंटू 2 प्लस, अब -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2। तो अब ये आएगा 2x प्लस -14 इक्वल टू -2। तो 2x -14 इक्वल टू -2 एंड 2x इक्वल टू -2 प्लस 14, और 2x इक्वल टू ये 12 आ रहा है, और x इक्वल टू 12/2। तो ये x की वैल्यू कितनी आ रही है? ये 6 पॉजिटिव आ रही है। बात समझ आई? अच्छा, अब जरा गौर कीजिए कि यहाँ पे अब क्रोमियम का इस केस में चार्ज, यहाँ पे क्रोमियम का चार्ज इज 6 पॉजिटिव, और यहाँ क्रोमियम का चार्ज देखिए 6 पॉजिटिव से इट हैज टर्न्ड इनटू 3+। तो 6 पॉजिटिव चार्ज से क्रोमियम इज रिड्यूसिंग टू Cr3 पॉजिटिव। तो क्या ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है? इट मींस कि क्रोमियम Cr2O7 2 माइनस का, इसमें देखो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। 6+ से इट इज डिक्रीजिंग टू 3+। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट मींस इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। तो हम यही कहेंगे ना कि Cr2O7 2 माइनस का जो रेडिकल है इज अंडरगोइंग, ठीक है, इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, या इन अदर वर्ड्स इट इज बीइंग रिड्यूस्ड। याद है? और अगर इसके साथ प्रोसेस रिडक्शन का हो रहा है, तो Cr2O7 2 माइनस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेगा। देखो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताता हूं, बट फिलहाल ये मैं पूरा एक सॉर्ट ऑफ, आप देख रहे हो, रिडॉक्स रिएक्शन का पूरा चैप्टर ही इस सवाल में रिवाइज करवा लिया। तो गौर करो बच्चों कि आपके पास यहाँ Cr2O7 का आयन इज अंडरगोइंग रिडक्शन एंड इट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसने कहा था ना, बताओ ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, SO2 और इसमें जो Cr2O7 2 नेगेटिव है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? वो Cr2O7 2 नेगेटिव है। तो मुझे बताइए 15th का कंफर्म आंसर फिर ए ही नहीं होना चाहिए। बट इसी को हम अगर हम शॉर्टर वे में करना चाहें, तो फिर इसका क्या तरीका हो सकता है कि देखिए अल्टीमेटली फिर भी आपको सल्फर डाइऑक्साइड वाला यहाँ में इसका SO2 में सल्फर का चार्ज निकालना पड़ेगा, और सल्फेट आयन में भी सल्फर का चार्ज इस तरह वर्किंग करके 6+ निकालना पड़ेगा। जब आपने ये मालूम कर लिया कि इस SO2 में 4+ से चार्ज 6+ पे आ रहा है, तो ये तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है ना, तो इट मींस इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब अगर इसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एजेंट ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। शॉर्टकट ये था कि देखिए अगर एक जो
आपके पास अगर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है तो अल्टीमेटली हमें पता होना चाहिए कि फिर दूसरे मेन रिएक्टेंट के साथ कौन सा प्रोसेस अकर होगा, रिडक्शन वाला प्रोसेस ही अकर नहीं होगा। याद है ऑपोजिट चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट से ही रिएक्ट कर सकता है। तो अगर Cr2O7 के साथ रिडक्शन हो रही है तो होगा ये कौन सा एजेंट, होगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो अब ये बात ठीक है, सही है, इस तरह भी आप जजमेंट कर सकते हो, लेकिन चूंकि सवाल बहुत से शॉर्ट भी होंगे तो इसमें आपने टाइम पूरी तरह से यूज कर ले बेशक। हाइड्रोजन का देखो हम, अच्छा हाइड्रोजन के साथ इसमें क्या हो रहा है, टेल मी के हाइड्रोजन इसमें क्या है, इज इट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और नन ऑफ द टू। देखिए हाइड्रोजन का इधर भी वन पॉजिटिव चार्ज है और हमने रूल पढ़ा था H2O में भी हाइड्रोजन का चार्ज वन प्लस ही नहीं होता। तो देखिए हाइड्रोजन की तो चार्ज पे कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा। तो जब चार्ज पे कोई इफेक्ट ना आए इट मींस कि ये फिर ना ऑक्सीडाइज हो रहा है ना ये रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन तो हम स्टोरी से ही निकाल देते हैं, बट वी कैन से कि देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का चार्ज 4 प्लस था एंड SO4 2 नेगेटिव में टर्न टू बी 6 प्लस। सो दिस इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली टेल्स अस कि सल्फर डाइऑक्साइड इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। एंड वो टेक्निक जो बताई थी कि जो प्रोसेस होता है एजेंसी उसके ऑपोजिट याद कर लें। लॉजिक वॉजिक तो सारी देखी थी, बट फॉर एमसीक्यू थ्योरी हमने शॉर्टकट इसका ये देखा था। तो क्लियर हो गया बच्चों के 15th का ए ऑप्शन। तो देखिए थॉरली हमने पूरा रिवाइज कर लिया कि रिडॉक्स रिएक्शन में वो हमसे क्या बातें पूछता है। ठीक है, तो लेट्स चेक इफ द आंसर इज करेक्ट व्हिच इट शुड बी। तो जरा एक दफा देख लेते हैं कि 15th का वाकई में देखिए आपके पास ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ गया। कहते हैं देखिए कि एक सब्सटेंस जे है, इट टेक्स पार्ट इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा मुझे ये बताइए, कहता है कि सब्सटेंस जे जो है वो हिस्सा ले रहा है रिडॉक्स रिएक्शन में। तो मुझे एक बात बताइए कि यार अगर सब्सटेंस जे रिडॉक्स रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है तो व्हाट डू यू थिंक। तो कहता है कि सब्सटेंस जे जो है वो हिस्सा ले रहा है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन अब आपको पता है, कहता है इन द रिएक्शन जे गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा अगर जे गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स तो जरा एक बात बताइएगा कि अगर जे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, अगर जे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो सब्सटेंस जे टेक्स पार्ट इन द रिडॉक्स। जे गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, गेन जो करता है इलेक्ट्रॉन हमने क्या पढ़ा था ऑयल रिग में जी, जे गेन्स इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑयल रिग का वो जो लफ्ज आपने पढ़ा था कि देखिए ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा अगर कोई चीज गेन कर रहा है तो इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बात कह सकते हैं कि देखिए अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो जे अंडरगोज, हम कह सकते हैं कि जे अंडरगोज रिडक्शन, जे के साथ रिडक्शन वाला प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, जे अंडरगोज रिडक्शन, और अगर प्रोसेस इसके साथ इट्स अंडरगोइंग रिडक्शन और इज बीइंग रिड्यूस्ड। ये बात हमने पढ़ी थी ना कि अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि जे अंडरगोज रिडक्शन या इट इज बीइंग रिड्यूस्ड। बट एज एन एजेंट ये क्या होगा कि जे इज एन, याद है जो प्रोसेस हो रहा हो एजेंसी उसकी ऑपोजिट होती है कि जे इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, याद है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है बट खुद रिड्यूस होता है। तो ये खुद रिड्यूस ही हो रहा है। तो इसका शॉर्टकट हमने एक बनाया था, याद होगा कि अगर जे गेन्स इलेक्ट्रॉन्स तो जे अंडरगोज रिडक्शन। ऑयल रिग वाले वर्ड से हमने ये बात जानी कि यार रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन तो जे अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो जे अंडरगोज रिडक्शन और इज बीइंग रिड्यूस्ड। बट जे है कौन सा एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जे इज एन
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब वो कहता है कि which statement is correct, ठीक है। तो J is the oxidizing agent and it is oxidized in the reaction. No, J is an oxidizing and it is being reduced. तो J is the oxidizing agent and is being reduced in the reaction. तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त लग रही है जो हमारी नॉलेज के मुताबिक थी। देखिए एग्जैक्ट नोट्स की बातें अब तक सारी अप्लाई हो रही हैं। तो इसी तरह सी में कहता है J is the reducing agent and is oxidized. No, J तो है ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो या तो ये ऑप्शन है या ये है। J is the reducing agent, J is the reducing agent, ये C D तो वैसे ही गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो ए ऑप्शन गलत इसलिए था कि यहां तक बात सही थी बट इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड नहीं है। J is being reduced but it is an oxidizing agent। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बनता है। 20th का जरा चेक कीजिएगा बी, तो 20th का बी ऑप्शन यार। तो देखिए विद लॉजिक्स हम जरा बात को देख रहे हैं कि यार ये कैसे इस चीज की बात हो रही है। तो 20th का ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे कहता है एन एग्जांपल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन इज शोन। कहता है एक रिडॉक्स रिएक्शन है, उसकी मिसाल यूं दी हुई है। कहता है व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट। कहता है जी एक एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन की, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट। ए में कहता है जिंक इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेस कॉपर टू आयंस। ठीक है, जिंक इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and it oxidizes copper to ions. Zinc is oxidizing agent and it reduces copper to ions. Zinc is the reducing agent. अब ये सारी बातें इसने जो दी हुई हैं इनको तो हमें याद है, इस तरह चेक कर लेना चाहिए कि जिंक का चार्ज 0 है और इधर कॉपर का चार्ज 0 है। अब देखो जिंक जो है वो 0 से 2 प्लस पे जा रहा है, इसका मतलब है कि जिंक 0 से 2 प्लस पे जा रहा है। तो इसको दो तरह से पहचाना जा सकता है, याद है। चलो मैं आपको एक जरा फुल थॉरो रिकॉल दे देता हूँ इसका भी, ताकि क्लैरिटी हो जाए कि जिंक 0 से 2 प्लस पे जा रहा है, तो ये तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। देखो इंक्रीज आ रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो यानी चार्ज में इंक्रीज हो तो इट मींस जिंक इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और जिंक इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। याद है, जिंक इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। तो अगर उसका चार्ज बढ़े तो वो इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। बट एज एन एजेंट आपको याद है कि ये जिंक जो होगा इस केस में वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। याद है प्रोसेस के ऑपोजिट होती है एजेंसी। तो ये मैं वैसे एक रिकॉल दे रहा हूँ आपको कि इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। इट मींस इस रिएक्शन में जिंक का देखो ना 0 से 2 प्लस हो रहा है, तो जिंक इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, बट होगा ये रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा एक और बात, इसको एक और तरह भी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। देखिए जिंक 0 से 2 प्लस हो रहा है, 2 प्लस का मतलब है कि इज इट लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स या गेनिंग? जवाब दीजिए जरा। इस जिंक 0 से 2 प्लस चार्ज होना मींस कि जिंक इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए जिंक जो है वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको वो वर्ड याद है ऑयल वाला कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, या ऑयल के लफ्ज से याद रखें कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उस लिहाज से भी देखो जिंक इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, बट होगा ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो ईदर वे आप दोनों तरह से ये जवाब इसमें निकाल सकते हो। मैं वैसे रिकॉल्स दे रहा हूँ, जरा देखिएगा। इसी तरह से कॉपर 2 प्लस से 0 पे आ रहा है। देखिए कॉपर का 2 प्लस से 0 पे आना, अगेन देखिए इसका एक तरीका तो ये है कि ये डिक्रीज आ रहा है ना, 2 प्लस से 0 पे जाना इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर हो रहा हो यानी चार्ज अगर डिक्रीज हो रहा हो तो ये क्या होगा? इट मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मींस इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन और कॉपर इज बीइंग रिड्यूस्ड। बट ये इस केस में एक्ट करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जी शुक्रिया जी। तो ये आपके पास आ जाएगा कि रिडक्शन या रिड्यूस, तो ये होगा
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, अब यहाँ तक जब आपने इसको देख लिया तो इसको और भी एक तरह से देखा जा सकता था कि एक वर्ड है रिग, याद है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए 2+ से 0 पे आना, एक चीज 2+ का मतलब है कि कॉपर 2 लूज करके बैठा हो, जब ये 0 बन गया इसका मतलब है इसने गेन किए हुए ना इलेक्ट्रॉन्स, तो वापस वही जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट थे वही वापस गेन हो गए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो रिडक्शन होता है, तो उस लिहाज से भी देखिए वही बात बनती है। ठीक है, तो ये सारी बातें तो चले हमने वैसे रिकॉल के तौर पे कर ली, लेकिन इस सवाल में आपने सिंपली ये देखना था कि बस आपने जिंक, अब वो कहता है व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट। कहता है जिंक इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जिंक तो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारी नॉलेज के मुताबिक, तो ए वाली ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, फिर जरा देखिए नेक्स्ट में कहता है कि जिंक इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट रिड्यूसेस कॉपर टू आयंस। जिंक इज नॉट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी गलत हो गया। तो जिंक इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिंक इज ऑक्सीडाइजिंग, तो दोनों गलत बात। सी में कहता है जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप ये देखिए कि अगर जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है तो बात तो सही है, बट आगे की बात भी देखिए, कहता है एंड इट ऑक्सीडाइजेस कॉपर टू आयंस। तो कॉपर टू आयंस तो रिड्यूस हो रही, ऑक्सीडाइज तो नहीं हो रही। समझ रहे हो ना फर्क बच्चों, खाली इधर तक ना देखना कि बस जिंक इज रिड्यूसिंग तो ये ठीक बात होगी। चेक कीजिएगा, जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट, बात तो सही है कि जिंक रिड्यूसिंग एजेंट, बट अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो तो फिर उसको रिड्यूस करना चाहिए ना दूसरों को, खुद वो ऑक्सीडाइज होगा। तो वो कह रहे हैं इट ऑक्सीडाइजेस कॉपर टू आयंस, तो कॉपर टू आयंस ऑक्सीडाइज तो नहीं हो रही, वो तो रिड्यूस हो रही। तो इसका मतलब हुआ कि डी ऑप्शन दुरुस्त लग रहा है, फिर सी भी बिल्कुल गलत बात है। डी में कहता है कि जिंक इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट रिड्यूसेस कॉपर टू, तो बात सही है कि जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है और वो देखो कॉपर टू को रिडक्शन या रिड्यूस कर, तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आपने चीजों को समझना था। तो 16 का अगर हम चेक करें आंसर, तो सी 16 का डी बनता है। क्लियर है सबको बच्चों? कहता है when aqueous iodine is added to a solution of vanadium ions V2 plus and V2 plus। अच्छा, कहता है कि when aqueous iodine is added to a solution of vanadium 2 plus का, तो कहता है कि the V2 plus ions each lose 1 electron, which property of transition elements is shown by this reaction। देखिए कहता है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कौन सी प्रॉपर्टी इस रिएक्शन में शो हो रही है। देखो ना, उसने कहा कि अब इसमें डोंट वरी, आपने कोई रिएक्शन नहीं पढ़ना है इसमें, वो सिंपली कह रहे हैं कि जब हमने एक्वस आयोडीन ऐड किया वेनेडियम आयंस वाले सोल्यूशन में V2 प्लस में, तो कहता है V2 प्लस आयंस ईच लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो V2 प्लस आयंस जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी तो आप सोचिए कि एक इलेक्ट्रॉन जब इनमें से माइनस होगा तो ये तो V3 प्लस की आयन नहीं बन जाएगी, क्या ख्याल? देखो ना, V2 प्लस आयन ऑलरेडी 2 लूज करके बैठी हुई है, जब एक और लूज होगा तो ये V3 प्लस टोटल 3 लूज नहीं हो जाएंगे। तो ये क्या बता रहा है आपको इसके रिएक्शन में कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? तो गौर करो कि कहता है विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज शोन बाय दिस रिएक्शन। ए में कहता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाली बात तो सही लग रही है, लेकिन चलिए बाकी भी देखते हैं। कहता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अ स्टेबल 1 प्लस आयन, 1 प्लस तो बन ही नहीं रहा है, तो 2 प्लस और 3 प्लस बन रहा है। फिर कहता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, देखो इसके तो इंक्रीज हो रहा है, देखो ना ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आ रहा है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, बट होगा ये रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो कह रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग, जरूरी तो नहीं है, तो इस केस में तो रिड्यूसिंग हो रहा है। डी में कहता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन एक्ट एज कैटलिस्ट्स, ठीक है ये बात तो सही है कि दे कैन एक्ट एज कैटलिस्ट्स, लेकिन इस रिएक्शन में
कैटलिस्ट की तो कोई बात ही नहीं। तो बी वाली बात, सी वाली बात गलत है, और ये डी वाली बात है तो सही, लेकिन इस क्वेश्चन से उसका ताल्लुक नहीं है। हमें इधर सिंपली देखो, वो ये पूछ रहा है कि एक्वस आयोडीन को जब हम सोल्यूशन ऑफ V2+ में डालते हैं तो V2+ आयंस कहता है ईच लूज 1 इलेक्ट्रॉन, कहता है वो V2 पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करके V3+ आयंस बनाती है। तो इसका मतलब है कि इससे हमें ये समझ आ रहा है कि V2+ जब V3+ बना तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये तो इस तरह की कोई बात चल रही है। तो 24th का ए ऑप्शन, उसी 24th का ए ऑप्शन आंसर बनता है। तो ये आपके भी जहन में देखिए यही बात आनी चाहिए थी जो इस वक्त इसमें आ रही है। 17th में कहता है कि when aqueous iron 2 chloride is added to aqueous potassium iodide, a chemical reaction occurs and iodine is formed. देखिए जब कहता है आयरन 3 क्लोराइड FeCl3 को is added to aqueous potassium iodide यानी Ki, तो वो कहता है कि a chemical reaction occurs and iodine is formed. अच्छा, अब अगर आयोडीन बनेगा तो इसका मतलब है कि FeCl3 के इससे से आयोडीन अगर बन रहा है तो वो कहता है कि जी बताओ कि चलिए हम इसका रिएक्शन नहीं पढ़ते, हमें सिर्फ वो जो स्टेटमेंट में कह रहे हैं हम वो बना लेते हैं कि व्हेन एक्वस आयरन 3 क्लोराइड, कहता है जब इसको डाला गया पोटेशियम आयोडाइड में तो केमिकल रिएक्शन अकर्स एंड आयोडीन इज फॉर्म। चलिए हम सिर्फ, और भी ज़ाहिर चीज़ें बनेंगी बट इसमें सिर्फ हम आयोडीन की बात कर लेते। तो वो कहता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब जरा गौर से देखिएगा कि इधर जब ये पोटेशियम आयोडाइड की फॉर्म में है तो I1- है, और इधर जब आयोडीन फॉर्म हुआ है तो उसका चार्ज 0 हो गया। तो इसने बात जरा जो की है इसको हम ध्यान से देख लेते हैं कि ये क्या बात हो रही है। ये देखिए इसमें इसने ये हमें बोला है कि आयोडीन, अब देखिए 1- से 0 पे चला गया। देखिए आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड की फॉर्म में 1- था और अब अकेला आयोडीन 0 हो गया। तो 1- से 0 होना इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है कि इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसके साथ इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन या इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन या इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, अब अगर ये बात है कि इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन या इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, तो आप ये देखिए कि इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन या इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, बट है ये रिड्यूसिंग एजेंट, होगा ये रिड्यूसिंग एजेंट यानी ऑपोजिट टू व्हाट इट अपीयर्स। तो खैर, अब जरा देखिए दूसरा एक मतलब ये ऑयल रिग वाले के तरीके से भी हम कर सकते थे कि ये देखिए अगर ऑयल रिग है तो ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए 1- का मतलब है कि ये एक ऑलरेडी एक्स्ट्रा गेन करके बैठा हुआ, वही ये 0 हो गया तो इसका मतलब है इसने ये गेन्ड वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही नहीं होती। तो उस लिहाज से भी इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन या इट इज बीइंग रिड्यूस ऑक्सीडाइज्ड, सॉरी। तो अब ये बात जहन में रखिए, कहता है कि व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आयोडाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड, बात तो सही है कि आयोडाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, कॉमा दे गेन इलेक्ट्रॉन्स इन दिस रिएक्शन, ना ना गेन नहीं, ऑक्सीडाइज्ड है बिकॉज ये लूज कर रहा है। 1- देखो ना इस पे चार्ज था तो इसका मतलब है ये एक ऑलरेडी गेन करके बैठे हुए थे, वो लूज करवाए हमने तो ही आयोडीन 0 हुआ और ऑक्सीडेशन हुई। तो ये ए वाली बात यहां तक तो सही है, बट ये बात जो इसने की है ये गलत बी ऑप्शन में। तो ए इस वजह से पूरी कंप्लीट सही बात नहीं है। बी में कहता है आयोडाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, आयोडाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड, बात सही है बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स इन दिस रिएक्शन। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। तो देखिए कुछ चीजें तो आपको पता है बी करेक्ट है, तो सी डी अब देखने की जरूरत भी नहीं। तो इसमें आप ये देखिए कि खैर, लेकिन चलो फिर भी हम देखेंगे कि सी में कहता है आयरन 3 क्लोराइड इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन। देखिए जब ये आयरन जो है इसका चार्ज 2+ होगा इस वक्त और ये 3+ बनेगा, तो वैसे अगेन चलो इसमें आयरन को तो हमें देखने की भी जरूरत नहीं,
और डी में कहता है कि नाइदर आयोडाइड आयंस नॉर इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन, तो ये तो बात नहीं है, बिकॉज कोई एक अगर ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है तो वो है। लेकिन खैर इस क्वेश्चन में ना हमें बी ऑप्शन जब करेक्ट बात बिल्कुल सही मिल गई कि देखो क्लियर कट हमें पता है आयोडाइड आयंस आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज वो लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बात बस बी ऑप्शन करेक्ट था। तो कई केसेस में कोई ऑप्शन इररिलेवेंट होता है तो उसको आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। तो 17th का बी ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिए, कहता है द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड विद क्लोरीन गैस इज शोन। कहता है द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड विद क्लोरीन गैस इज शोन। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये कर रहा है कि द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड विद क्लोरीन गैस इज शोन, ये आपको दिया हुआ है सारा इसका। कहता है व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा गौर कीजिए कि देखिए ब्रोमीन इधर 0 हो गया, क्लोरीन इधर 0 था। देखिए ब्रोमाइड 1 नेगेटिव से 0 हो रहा है। आप जरा ये गौर करो कि ब्रोमाइड 1 नेगेटिव से 0 हो रहा है, तो ये 1 माइनस का, अच्छा इसको हम अगर अब आप जरा आसान तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में ही करें जी, अब से चले हर चीज। 1 माइनस का मतलब है ये एक गेन करके बैठा हुआ, 0 का मतलब है कि इसने वो लूज किया होगा। तो ब्रोमाइड आयंस क्या कर रहे हैं, जब ये लूज कर रहे हैं तो ऑयल oxidation is loss of electrons, so bromide ions are undergoing, see they are undergoing oxidation, ठीक है, ये they are undergoing oxidation या they are being oxidized. Why? Because they lose electrons, ये लूज कर रहे हैं। देखिए 1 माइनस से 0 पे जाना, आपको पता है ना 1 माइनस का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके बैठा हुआ। जब ये 0 हो गया तो इसका मतलब इसने लूज किए होंगे ना, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस। तो लूज जब होता है तो लूज इज ऑक्सीडेशन, इसका मतलब है ब्रोमाइड आयंस आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन या दे आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा देखिए कि क्लोरीन क्या कर रहा है कि ये 0 से, सी क्लोरीन 0 से जा रहा है Cl नेगेटिव पे। तो मुझे ये बताइए कि ये 0 से 1 माइनस जब जा रहा है, 0 से 1 माइनस जब जा रहा है, तो देखिए ये 0 से 1 माइनस का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो क्लोरीन जो है इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन या इट इज बीइंग रिड्यूस्ड, और एजेंसी तो आपको पता है कि उसके ऑपोजिट ही होगी। ठीक है जी, इट इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो अब इसका मतलब ये हुआ, ये वो रिग वाला वर्ड है कि रिडक्शन इज गेन। तो और कीजिएगा अब कि ब्रोमाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है बिकॉज वो लूज कर रहा है, और क्लोरीन जो है वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो रिड्यूस हो रहा है। तो कौन सी ऑप्शन, ब्रोमाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ब्रोमाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड तक तो सही बात है, बट वो गेन नहीं, लूज कर रहा है, तो ए ऑप्शन तो गलत बात है। ठीक है, डी में कहता है कि ब्रोमाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर तो मिल गया, लेकिन जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी चेक कर लेते हैं। फिर क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड, क्लोरीन ऑक्सीडाइज नहीं, रिड्यूस हो रहा है, तो ये गलत बात है। और फिर कहता है क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, ऑक्सीडाइज्ड गेनिंग से क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, एक तो बात, तो ऑक्सीडाइज तो बात ही गलत है ना। चलें ये तो दोनों गए, तो बी ऑप्शन 16th का बी ऑप्शन होना चाहिए कंफर्म। तो ये देखिए जरा, तो 16th का आपके पास बी ऑप्शन। 25th क्वेश्चन में कहता है कि जिंक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर जिंक ब्लेंड यूजिंग 2 केमिकल रिएक्शंस। जिंक ब्लेंड इज जिंक सल्फाइड को कह रहा है वो, और ये इस तरह जिंक ऑक्साइड। तो अब कहता है व्हिच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड इन रिएक्शन 1 एंड 2। अब जरा आप देखिए कि यहाँ पे जिंक 2 प्लस था, इधर 2 माइनस है, यहाँ ऑक्सीजन 0 है, इधर जिंक 2 प्लस है, 2 माइनस है, इधर सल्फर 4 प्लस है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। अच्छा आपको याद है सल्फर डाइऑक्साइड में अगर सल्फर का चार्ज जानना हो तो इस पूरे कंपाउंड को ओवरऑल 0 के इक्वेट करके x इंटू 1 ये निकालना सिखाया था ना, और ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव होता है तो -2 इंटू 2 इक्वल टू 0, तो ये x -4 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू 4 प्लस, तो ये जिंक सॉरी सल्फर का आ जाएगा 4 प्लस। अच्छा वो कह रहे हैं कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ रिएक्शन 1 में।
अब देखिए जिंक जो है वो 2+ से 2+ ही रह रहा है, सल्फर 2- से 4+ हो गया, तो ये 2- से 4+ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन जो है 0 से 2- हो रहा है, यानी ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। तो रिएक्शन 1 में ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, और 2 वाले में देखिए ये जिंक 2+ है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, कार्बन 0 है, जिंक 0 है, कार्बन का 4+ है, ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव। अब देखिए जिंक 2+ से 0 पे आ रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। उस तरह भी आप देखो तो जिंक ऑक्साइड दूसरे में हो रहा है, तो पहले में ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, और दूसरे में जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो पहले रिएक्शन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन और दूसरे में जिंक ऑक्साइड। तो 25 का बी ऑप्शन इस केस में जवाब होगा। तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स के लॉस गेन से सोच लो, या अच्छा इस तरह भी आप देख सकते हो कि देखो ऑक्सीजन 0 से 2- हो रहा है, तो इसका मतलब है ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, राइट, तो यही रिड्यूस होगा। और इसी तरह 2+ से ये 0, अब देखिए 2+ से 0 होना मतलब इलेक्ट्रॉन्स वापस, ये 2+ का मतलब तो इसने लूज किए हुए थे, वापस गेन कर लिए, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। तो रिडक्शन इस इन दो के साथ हो रही है, रिएक्शन 1 में ऑक्सीजन के साथ, रिएक्शन 2 में जिंक ऑक्साइड के साथ। 25 का बी ऑप्शन कंफर्म होना चाहिए, जरा देख लेते हैं 25 का बी, ठीक है। देखिए 16th में कहता है आयरन 2 क्लोराइड सोल्यूशन रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस। सवाल है आयरन 2 क्लोराइड सोल्यूशन रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस। आयरन 2 क्लोराइड सोल्यूशन रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस, कहता है द इक्वेशन इज शोन। तो आयरन 2 क्लोराइड सोल्यूशन रिएक्ट करता है विद क्लोरीन गैस, द इक्वेशन इज शोन। अब ये जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है, कहता है व्हिच स्टेटमेंट्स अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट्स कहता है इस रिएक्शन के बारे में करेक्ट है। तो Fe2 आयंस आर रिड्यूस्ड टू Fe3 आयंस। तो देखिए कहता है Fe2 आयंस आर रिड्यूस्ड टू Fe3 आयंस। अच्छा चलें देख लेते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पे आयरन 2+ है, Cl1- है, क्लोरीन 0 होगा, इधर आयरन 3+ है, इधर 1-। तो ये चार्जेस के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं, याद है। तो Fe2 आयंस आर रिड्यूस्ड, जरा चेक करते हैं कि Fe2 आयंस का चार्ज देखिए बढ़कर Fe3+ हो गया। तो मुझे एक बात बताओ जरा कि पहली बात तो फिर गलत नहीं आ रही कि देखिए ये Fe2 आयंस तो Fe3 बन रही, तो Fe2+ का Fe3+ बनना, इसको एक तो आप उस रेफरेंस से चेक कर सकते हो कि देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आ रहा है, 2+ से वो 3+ हो गया, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो इज ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब तो ये है कि Fe2 आयंस रिड्यूस नहीं हो रही, वो तो ऑक्सीडाइज हो रही। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, याद है। अच्छा इसको दूसरा जो हमने थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेफरेंस में देखा था, तो याद है हमने यूं देखा था कि 2+ का मतलब है अभी इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3+ का मतलब है कि इट हैज नाउ लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं ना, Fe2 आयंस ने एक और इलेक्ट्रॉन लूज करके 3+ बनाया है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑयल रिग से क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि Fe2 आयंस तो दे आर अंडरगोइंग व्हिच प्रोसेस, देखिए दे आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। Fe2+ is undergoing oxidation or is being oxidized, ठीक है। तो it is undergoing oxidation या it is being oxidized। तो Fe2 ions are reduced by, sorry, Fe2 ions are reduced to Fe3 ions। तो Fe2 की आयंस कहता है रिड्यूस हो रही हैं टू Fe3 आयंस। तो जब Fe2 की आयंस रिड्यूस होके Fe3 आयंस बन रही हैं, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड में कहता है क्लोरीन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा हमने ये चलें जरा क्विकली पहले यूं देखते हैं कि अगर Fe2 आयंस जो हैं ये इनके साथ ऑक्सीडेशन हो रही है, बट होगा ये कौन सा एजेंट, याद है ये Fe2 आयंस होगा रिड्यूसिंग एजेंट।
प्रोसेस के ऑपोजिट एजेंसी होती है। अगर Fe2 आयंस आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन या बीइंग ऑक्सीडाइज्ड तो होंगे ये रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, दे आर गोइंग टू बी रिड्यूसिंग एजेंट। और अब देखिए ये, अच्छा Cl1 माइनस, देखो इस Cl1 माइनस का और इस Cl1 माइनस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसके रेफरेंस तो नहीं पता लग रहा है, लेकिन इस क्लोरीन से पता लग रहा है कि देखिए यहां से अब क्या हो रहा है कि क्लोरीन Cl2 0 था और वो Cl1 नेगेटिव बन गई, क्लोरीन 0 से 1 माइनस बन गई। तो इसका मतलब है कि क्लोरीन 0 से 1 माइनस बनना ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। तो ये अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका मतलब है इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। तो ये जो क्लोरीन है दिस इज अंडरगोइंग रिडक्शन या इट इज बीइंग रिड्यूस्ड, इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन और इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो हम इसको ये दो अल्फाज बोलेंगे कि इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन, ठीक है जी, इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन या इट इज बीइंग रिड्यूस्ड। अच्छा, अब जरा सवाल ये है कि अगर इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन या इट इज बीइंग रिड्यूस्ड, तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई चीज अंडरगोइंग रिडक्शन हो रही है या इज बीइंग रिड्यूस्ड, तो व्हाट डज दिस मीन बेसिकली। तो अंडरगोइंग रिडक्शन या इज बीइंग रिड्यूस्ड से मुराद ये है कि ये एजेंसी जो होगी ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लोरीन जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कहता है क्लोरीन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये तो गलत बात कर रहा है वो सेकंड। ठीक है, तो बिल्कुल ऑपोजिट बातें टू व्हाट वी हैव स्टडीड। अच्छा, थर्ड में कहता है Fe2 आयंस ईच लूज एन इलेक्ट्रॉन। तो वाकई में देखो ना, Fe2 आयंस एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी तो ही Fe3+ बनेगा। 2+ मींस इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3+ का मतलब है ये एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका, इसीलिए तो एक और 3+ हो चुका है। समझ रहे हैं? तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि Fe2 आयंस ईच लूज एन इलेक्ट्रॉन। और फिर आगे वो कहता है कि इस चौथे ऑप्शन में कहता है क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आर रिड्यूस्ड टू क्लोराइड आयंस। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आर रिड्यूस्ड टू क्लोराइड आयंस, तो वाकई देखिए क्लोरीन मॉलिक्यूल्स रिडक्शन से गुजर रहे हैं, आर बीइंग रिड्यूस्ड। तो ये चौथी बात भी बिल्कुल सही है। तो थर्ड एंड फोर्थ वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही बनती है, तो ये डी ऑप्शन इसका 16th का करेक्ट होना चाहिए। लेट्स चेक कि 16th का ये आपके पास डी ऑप्शन आ गया।